वेलकम इन भूपेंद्रा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एनिमल टिश्यू। जिन बच्चों ने प्लांट टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, अभी पढ़ते हैं हम एनिमल टिश्यू। देखिए, एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप के हैं हमारे पास। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं: सेक्वामोस, ट्यूबोडियल, कोलुमिनर एंड स्टार्टिफाइड्स। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें, कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 3 टाइप के हैं: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं: एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट। स्केलेटन टिश्यू 2 टाइप के हैं: बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हैं: ब्लड एंड लिम्फ। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप के हैं: स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एपिथेलियल का मीनिंग होता है, एपी मीन्स अबव एंड थीलियल मीन्स दैट ऑलवेज ग्रो ऑन अदर टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। दे आर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन एम्ब्रियो। जब ह्यूमन में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं ये टिश्यू, एंड दे कवर मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन बॉडी। हमारे सभी ऑर्गन्स को और जो हमारी जितनी भी बॉडी की ओपनिंग्स होती हैं उनको अंदर की तरफ से ये कवर करते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स की एल्वियोलाई में, स्टमक में, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस एंड किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कोई लिम्फ सप्लाई नहीं होती है। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कोई भी लिम्फ सप्लाई नहीं होती है, तो इनको फूड कहां से मिलता है? तो ब्लड के थ्रू ही फूड की सप्लाई होती है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और हर एक सेल को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन इन टिश्यू के अंदर ब्लड और लिम्फ सप्लाई नहीं होती है, तो ये फूड अपना कहां से लेते हैं? अपना वेस्ट कहां डिस्पोज करते हैं? तो इसलिए ये हमेशा दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट रहते हैं और दूसरे टिश्यू से ही अपना फूड और अपनी ऑक्सीजन लेते हैं और उन टिश्यू को अपना वेस्ट दे देते हैं। तो अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ बॉडी। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे मटेरियल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर, एंड द सराउंडिंग बॉडी के बाहर से, एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ बॉडी, और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में मटेरियल की मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। सेंसरी नेचर के होते हैं, जैसे हमें फील होता है ठंडा गर्म, कोई हमें बुला रहा है तो हमें फील होता है। तो सेंसरी नेचर के होते हैं। स्क्रेटरी होते हैं, बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स और एंजाइम वो प्रोड्यूस करते हैं। तब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट है सेक्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। सेक्वामोस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो फ्लोर के ऊपर जैसे टाइल्स होती है वैसे ही होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और इनके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल बहुत थिन होती है और फ्लैट होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कहाँ मिलेंगी? फाउंड इन डक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स,
esophagus, lining of mouth and skin, vagina and lower part of urethra. काम क्या इनका? प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, गैस की एक्सचेंज में हेल्प करती हैं और सिलोमिक फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू की। सारी की सारी सेल जो होती हैं क्यूबोडियल एपिथेलियल में क्यूब जैसी शेप होती है और इनका न्यूक्लियस भी सेंटर में अरेंज होता है। क्यूब शेप सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड के अंदर ये देखने को मिलेंगे। दे फोल्ड, कई बार जो क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं एंड मेक ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड, तो उसको हम फिर नाम देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे हमारे पास एक क्यूबोडियल टिश्यू है, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और ये बन जाती है हमारी ग्लैंड। इसमें इसकी स्क्रीशन भरी हुई होती है और यहां से वो रिलीज होता है। फिर इस टाइप के टिश्यू को हम फिर बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, स्क्रीशन, excretion and they also provide mechanical support. नेक्स्ट टिश्यू है हमारा कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर सेल, जैसे नाम है कोलुमनर, लंबी लंबी पिलर की तरह से सेल होती है। इनका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में नहीं होता, देखिए सेंटर यहाँ पे है इन सेल का, लेकिन न्यूक्लियस इनका नीचे बेस की तरफ है। तो पिलर लाइक सेल होती है इनकी, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारे स्टमक के अंदर की तरफ और इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, वहां पे वो फूड के एब्जॉर्प्शन में और कुछ एंजाइम के एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे हैव सीलिया। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? दे पुश द म्यूकस आउट टू क्लियर इट। हमारी ट्रैकिया से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस को बाहर निकालने के लिए ये सीलिया वर्क करते हैं। और दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल इज नोन एज सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर लंबी लंबी पिलर लाइक सेल है, कोलम लाइक। सीलिएटेड नाम इसलिए बोल दिया क्योंकि इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको सीलिया बोला जाता है, फिर को बोलेंगे सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। These are compound epithelial tissue, मतलब पहले जितने भी हमने टिश्यू पढ़े हैं सेक्वामोस, क्यूबोडियल, कोलुमनर, वो सिंगल लेयर के बने होते थे, सिंगल लेयर की एक सेल प्रेजेंट होती थी। लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, लेयर क्या है? एक से ज्यादा है। इन विच सेल आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स वन अबव द अदर and found at where much wear and tear occur such as epidermis of skin, जहाँ पे टूटने फूटने की, चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा कहाँ होता है? हमारी आउटर स्किन, जिसको एपिडर्मिस ऑफ स्किन बोला जाता है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी, माउथ के अंदर की तरफ। अब देखिए हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की थी, ये हमारे पास क्यूबोडियल सेल्स है, अंदर की तरफ क्या हो गई है? फोल्ड हो गई है और क्या बना दी इन्होंने? ग्लैंड बना दी है। ये उस ग्लैंड की क्या है? डक्ट है। यहाँ पे क्या रहती है? उस ग्लैंड की स्क्रीशन रहती है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो इस टाइप की होती है, वो क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल की मॉडिफिकेशन से बनती है। ये देखिए हमारे पास कोलुमनर एपिथेलियल से टिश्यू है। कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ ग्लैंड मॉडिफाई होकर के ग्लैंड की तरह से काम करती है और स्पेशल ग्लैंड को हम बोल देते हैं गोबलेट सेल। तो ये हमारे पास एक्वामोस, स्ट्राटिफाइड, कोलुमनर एंड क्यूबोडियल टिश्यू। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का काम है, जैसे नाम है कि डिफरेंट ऑर्गन को या डिफरेंट टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। दे कनेक्ट और बाइंड द सेल ऑफ अदर टिश्यू, सो दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनका एक प्रॉपर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहता है। उनके अंदर 3 चीजें होती ही होती हैं। उनके अंदर 3 चीजें मिलेंगी हमें। कौन कौन सी? एक तो उसमें सेल मिलेगी, दूसरे उसके अंदर फाइबर्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की उनके अंदर क्या मिलेगी, मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल मिलेंगी, फाइबर मिलेंगी और मैट्रिक्स मिलेंगी। सेल कौन कौन सी हो सकती हैं? फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर प्रोड्यूस करने का काम करती है। मैक्रोफेगस सेल, मैक्रोफेगस सेल जो होती हैं, ये सेल हार्मफुल माइक्रोब्स को खा जाती हैं, इनग्लूफ कर जाती हैं और हमें बचाती हैं उनसे। मास्ट सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और माइक्रोब्स को ट्रैप करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट होती हैं जो एंटीबॉडी भी बनाती हैं और माइक्रोब्स को किल भी करती हैं। ल्यूकोसाइट जिनको हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एडिपोज सेल्स जो फैट स्टोर करती हैं। तो डिफरेंट टाइप की सेल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। फाइबर की बात करते हैं तो 2 तरह के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। कोलाजन फाइबर जो व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए उनको व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। दूसरा है इलास्टिन जो कि येलो कलर का होता है, और तीसरा होता है रेटिकुलर। तो 3 टाइप के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स जो होती है जिसके अंदर फाइबर और ये सारी सेल चीजें प्रेजेंट होती है, जो कि मेन कंपोनेंट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मेन होती है। तो जेली की तरह से हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और रिजिड हो सकती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट है हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बॉडी में, मतलब हर जगह पे मोस्टली मिल जाता है। इसकी मैट्रिक्स जो होती है जेली की तरह से होती है, हैविंग इरेगुलर शेप मैक्रोफेगस सेल। इसके अंदर मैक्रोफेगस सेल होती है जिसकी शेप जो होती है इरेगुलर होती है। 2 टाइप के इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स जो कि कोलाजन के बने होते हैं, येलो फाइबर जो कि इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये कोलाजन क्या है? एक प्रोटीन है। इलास्टिन क्या है? एक प्रोटीन से। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये इरेगुलर शेप की क्या है? मैक्रोफेगस सेल है। ये इनके अंदर सेल है फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर प्रोड्यूस कर रही है। इसके अंदर से देखिए आपको फाइबर्स निकल रहे हैं। ये प्लाज्मा सेल है जो क्या बना सकती है? एंटीबॉडीज बना सकती है। ये मास्ट सेल है, इनके अंदर म्यूकस स्टोर रहता है। कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स। तो ये, और जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है इनका मैट्रिक्स। तो ये एरियोलर टिश्यू हो गए हमारे। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू के। तो फर्स्ट है इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन के बीच में जो स्पेस बचता है उनको ये फिल करते हैं ताकि हमारे ऑर्गन अपनी प्रॉपर जगह पे रहें। इट आल्सो हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है उनके रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। इट कनेक्ट द स्किन विद मसल्स। हमारे स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड इट अटैच द ब्लड वेसल्स एंड नर्व विद द सराउंडिंग टिश्यू। हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर हर जगह पे क्या गया है? ब्लड वेसल्स गई हैं, आर्टरी है, वेन है और हमारी नर्व्स गई है। उनको हमारे सराउंडिंग टिश्यू के साथ ही जोड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप टिश्यू हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
ये हमेशा स्किन के नीचे मिलते हैं हमें और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके चारों तरफ भी देखने को मिलेंगे। उनको एक कुशन की तरह से क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए हमारे इंटरनल ऑर्गन बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये एडिपोज टिश्यू उनको चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो। जैसे घर में कोई हम सॉफ्ट मटेरियल लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं, या कोई भी सॉफ्ट आइटम लेके आते हैं, तो उसके चारों तरफ आपको ने देखा होगा थर्माकोल की सीट रहती है ताकि वो डैमेज ना हो। ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके चारों तरफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनको एक्सटर्नल इंजरी से बचाने के लिए। येलो बोन मैरो के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। सेल आर मॉडिफाइड टू स्टोर फैट, इनके अंदर सेल मॉडिफाई हो जाती है बहुत सारा फैट स्टोर करने के लिए। दीज टिश्यू स्टोर फैट एंड इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट द हीट लॉस। हमारी बॉडी की अंदर अगर एडिपोज टिश्यू नहीं होंगे तो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी हीट का लॉस हो जाएगा। बहुत सारे एनिमल तो ऐसे होते हैं, जैसे सील आपने देखा होगा, उसकी स्किन बहुत मोटी होती है, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर भी सरवाइव कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी की हीट लॉस नहीं होती। दिस इज बिकॉज ओनली फॉर एडिपोज टिश्यू। तो देखिए एडिपोज टिश्यू है, इनके अंदर ये एडिपोज सेल्स जो है हमारे, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये फैट स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट को स्टोर कर लेती है। ये देखिए हमारे पास ये ह्यूमन का डायग्राम है, जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, फैट स्टोर हो गई है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे फैट स्टोर है, यहाँ पे थाइज के अंदर फैट स्टोर है, इसकी बेली ने तो कुछ बहुत ज्यादा ही फैट स्टोर कर लिया, इसलिए भी इसका पेट बाहर की तरफ निकला है। तो इतनी ज्यादा भी फैट स्टोर नहीं करनी है कि पेट ही बाहर निकल जाए। तो इन जगह पे हमारे क्या होते हैं, फैटी होने का मेन रीजन क्या होता है कि बॉडी के अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा हो गए हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो टेंडन्स जो होते हैं और लिगामेंट्स जो होती हैं, इनका काम क्या है। टेंडन्स क्या काम करते हैं, कनेक्ट द मसल्स विद बोन, हमारी मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारी मसल्स है और ये हमारी कौन सी है, ये बोन है व्हाइट कलर में, और ये हमारी बोन मसल्स के साथ क्या है, कनेक्टेड। ये हमारी बोन है, ये मसल्स है, ये बोन और ये मसल आपस में जुड़ी हुई है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडेंस कर रही है। तो आपको याद रखना है MTB, क्या याद रखना है, MTB, मतलब मसल्स, बोन, इनको कनेक्ट करने वाला क्या है, टी, टेंडेंस। दूसरी तरफ हमारे पास है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करते हैं, कनेक्ट बोन विद बोन, ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास बोन है, ये हमारी बोन है, और इन दोनों बोन को ये वाला टिश्यू क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाला टिश्यू क्या कहलाएगा, लीगामेंट कहलाएगा। तो याद कर क्या रखना हमें, BLB, बोन, बोन, और दोनों बोन को कनेक्ट करने वाला क्या है बीच में, लीगामेंट। तो दो बोन आपस में लीगामेंट से कनेक्टेड रहेंगे। अब देखिए टेंडन जो होती है कोड लाइक वेरी टफ स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, धागे की तरह से, लंबे से वायर की तरह से होता है, काफी टफ होता है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं टेंडन्स। लिगामेंट्स जो होते हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन उनके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होती है, बहुत कम ब्लड जाता है, उनको न्यूट्रिशन बहुत कम मिलता है। टेंडन्स के अंदर हाई ब्लड सप्लाई होती है, लिगामेंट्स के अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत कम रह जाती है।
टेंडन्स के अंदर ईच मसल कंटेन ओनली वन टेंडन्स, एक मसल्स जो होगी उसके पास एक टेंडन होगा, जबकि लिगामेंट के अंदर ईच ज्वाइंट कंटेन्स मेनी लिगामेंट, एक ज्वाइंट के बीच में बहुत सारे लिगामेंट हो सकते हैं। टेंडन्स व्हाइट कलर होता है ड्यू टू व्हाइट कोलाजन फाइबर्स, इनके अंदर कोलाजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, और लिगामेंट थोड़े से येलो कलर के होते हैं ड्यू टू येलो इलास्टिन फाइबर्स। टेंडन्स जो होते हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट लाई इन कॉन्टिन्यूस रो, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो ऐसे लंबी लंबी होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसे लंबी लंबी होती हैं और कॉन्टिन्यूस रो की फॉर्म में होती हैं ऐसे। जबकि लिगामेंट के अंदर बात करें, इन लिगामेंट्स फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड, फाइब्रोब्लास्ट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, स्कैटर्ड होंगे। तो ये हमारे डिफरेंस हो गया टेंडेंस एंड लिगामेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन की स्टडी करना क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। बोन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोरस टिश्यू होता है। बोन्स प्रोवाइड लीवर फॉर मूवमेंट, बोन ही हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और बोन के अंदर ही ज्वाइंट होते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। हमारे सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट करती हैं बोन एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारे रिब्स के अंदर क्या होते हैं? वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन होती है। बोन के अंदर भी क्या होती है? वही तीन चीजें, सेल मिलेंगी, मैट्रिक्स मिलेगा और फाइबर्स मिलेंगे। तो सेल कौन सी होती है? बोन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, लिविंग बोन सेल। ठीक है, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है एक स्पेस के अंदर मिलती है जिसको बोलते हैं लेक्यूने। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक बोन सेल है और इसके बाहर जो है एक स्पेस ऐसे बना हुआ है। तो ये हमारी बोन सेल और इसके बाहर ये जो स्पेस बन गया है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? लेक्यूने बोलते हैं। नर्व एंड ब्लड वेसल्स जो होती हैं प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ओस्टियोब्लास्ट एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है जिसकी हेल्प से इनको फूड और न्यूट्रिशन मिलता है और मटेरियल का एक्सचेंज करने में वो हेल्प करती है। मैट्रिक्स की बात करते हैं, इनकी मैट्रिक्स जो होती है हार्ड होती है और वो किससे बनी होती है? एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और मैट्रिक्स जो होती है एक रिंग की फॉर्म में होती है, ऐसे रिंग बने होते हैं, उस रिंग की फॉर्म में हमारी ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। जो रिंग्स को क्या बोलते हैं? हम लेमेले बोलते हैं। एंड लेमेले हैव नंबर ऑफ बोन सेल, लेमेले के अंदर बहुत सारी बोन सेल होती है, जैसे ये एक बोन सेल है, ये हमारी बोन सेल है, ऐसी बहुत सारी बोन सेल होती हैं रिंग की फॉर्म में। yes. ऐसे ये हमारे लेमेले के अंदर बहुत सारी बोन सेल है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर्स। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर जिनको हम सैरफे फाइबर्स बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है इनको सैरफे फाइबर्स। अब कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कार्टिलेज जो होता है कवर बाय ए टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, कार्टिलेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिस मेम्ब्रेन को बोला जाता है पेरिकोन्ड्रियम। कहाँ मिलते हैं? हमारी नोज के टिप के ऊपर, ईयर पिना में, रिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ऐसे रिंग्स जो बने होते हैं उन रिंग के अंदर, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। शार्क फिश जो होती है उसके अंदर बोन ही नहीं होती है, सारी की सारी कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अंदर भी वही तीन सेल्स प्रेजेंट होंगी, मैट्रिक्स होगी, फाइबर्स होंगे। सेल कौन सी होती है? इनकी सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जैसे बोन सेल को बोला जाता है ओस्टियोब्लास्ट, इनको बोला जाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये लिविंग क्या होती है? कार्टिलेज की सेल्स होती है, फाउंड इन स्पेस कॉल्ड लेक्यूने
एंड इट मेक द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। सेम जैसे बोन का स्ट्रक्चर होता है वैसे सेम लगभग इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर भी सेल जो होती है लैक्यूने में प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज बनाती हैं। मैट्रिक्स जो होती है इनकी ट्रांसल्यूसेंट होती है और इनकी मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉन्ड्राइन, और कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एंड हेलुरोनिक एसिड की बनी होती है। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एंड हेलुरोनिक एसिड इनकी बनी होती है। ब्लड सर्कुलेशन इनमें एब्सेंट होती है। ये रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। फाइबर्स जो होते हैं वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कुछ येलो इलास्टिन भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमारी थाई की बोन जो होती है इसको हम फीमर बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आप नोटिस करेंगे कि दोनों एंड से हमारी बोन क्या हो गई है, अनलार्ज हो गई है। जो लार्ज वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एपीफाइसिस। तो ये अनलार्ज पोर्शन है, इसको एपीफाइसिस बोलेंगे। नीचे से ये वाला अनलार्ज पोर्शन, इसको एपीफाइसिस बोलेंगे। और बीच वाला जो सॉफ्ट रीजन होता है, स्ट्रेट डंडे के जैसा जो रीजन होता है, उसको बोला जाता है डायाफाइसिस। और दोनों एंड के ऊपर क्या लगे होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं, ताकि बोन दूसरी बोन के साथ जब ज्वाइंट बनाए तो एक बोन दूसरे बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि दोनों बोन हार्ड होती है, इससे आवाज भी आएगी और बोन हमारे क्या हो जाएंगी, उनके अंदर वियरिंग टीयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बोन के ऊपर एक सॉफ्ट मटेरियल लगा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज, दोनों एंड के ऊपर। यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, कार्टिलेज लगा हुआ है। बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोला जाता है पेरिओस्टियम, और उसके अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है एंडोओस्टियम। और अंदर की तरफ जो होलो कैविटीज टाइप की जो होती है उसके अंदर क्या होती है, स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, बोन हार्ड होती है, टफ होती है एंड इन इलास्टिक होती है, मूवमेंट नहीं होती, उसमें बेंड नहीं हो सकती है। कार्टिलेज होता है सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, मुड़ सकता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। बोन की मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कौन सा, प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक कौन सा, साल्ट। जबकि कार्टिलेज में केवल ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह इनमें नहीं होता है। बोन के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। बोन के अंदर ग्रोथ जो होती है बाई डायरेक्शनल होती है, मींस बोन हमारे ई डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी ग्रो करेगा, जबकि कार्टिलेज हमारा एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब देखिए बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि बोन के अंदर मैट्रिक्स जो होती है ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है, ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेमेले बोलते हैं। और इन लेमेले के अंदर ये हमारी क्या है, बोन सेल है, और इन बोन सेल के चारों तरफ ऐसे एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूने बोलते हैं। और लैक्यूने के बाहर की तरफ, जैसे हमारे ये पिंक कलर के अंदर, पर्पल कलर के अंदर बोन सेल है, उसके बाहर ब्लू कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, वो हमारे क्या है, लैक्यूने। और उनके बाहर की तरफ ऐसे आउटग्रोथ सी दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ब्लू कलर की ही आउटग्रोथ। उन आउटग्रोथ को हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। क्या बोलेंगे, कैनालिकुलाई बोलेंगे। ये ओस्टियोसिस्ट या ओस्टियोब्लास्ट सेल बोल सकते हैं इसको। और सेंटर के अंदर जो स्पेस रहता है, जैसे ये वाला स्पेस है, इसको बोलते हैं हवर्सियन कैनाल। इसमें से हमारी आर्टरी और वेन और नर्व्स क्या होती है, पास आउट होती है। तो ऐसे हमारा बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड हमारा क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी स्टडी को बोला जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। और ये ब्लड की फॉर्मेशन होती कहां पे, हीमोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर। ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होगी, हीमोपोएटिक ऑर्गन्स में, उसकी फॉर्मेशन को बोला जाता है हीमोपोएसिस। और वो हीमोपोएटिक ऑर्गन्स कौन से हैं, लीवर। जब तक बच्चे की बर्थ नहीं होती तो उसमें ब्लड की फॉर्मेशन उसकी लीवर में होती है। जैसे बच्चे की बर्थ हो जाती है, बर्थ के बाद उसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन उसकी बोन मैरो में होती है।
तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हैव ए सेल, उनकी सेल को कार्पसल्स बोलते हैं, एंड मैट्रिक्स जो होती है वो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, उसमें कोई भी फाइबर्स नहीं होते, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर वो नहीं होते हैं। इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा बोला जाता है। और प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं उनको निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है ब्लड के। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी की हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू किडनी, किडनी को वेस्ट देगा, किडनी उसको रिमूव करेगी। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हमारा ब्लड हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इम्यूनिटी, ब्लड के अंदर बहुत सारे हमारे क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और वाउंड हीलिंग में ब्लड हमारी हेल्प करता है। तो देखिए ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल बॉडी वेट का ब्लड जो होता है 8% होता है, और दूसरे फ्लूइड एंड टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं 92%। अगर हमारी बॉडी से ब्लड का सैंपल ले करके उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, उसको गोल गोल घुमाया जाए बहुत स्पीड से, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उसके अंदर प्लाज्मा जो होता है, जो फ्लूइड पार्ट जो होता है वो 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं, ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड जो बच जाता है स्लाइटली येलोइश कलर का, उसको प्लाज्मा बोलेंगे जो 55% होगा, और नीचे जो क्लॉट हो जाएगा उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होता है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, तो उस प्लाज्मा का 90 to 92% होता है वाटर, 7% उसमें प्रोटीन होते हैं, और 2% उसमें होते हैं सोल्यूट्स। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो उसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, जिनका नंबर ये इतना है। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं जिनको हम WBC भी बोलते हैं, उनका नंबर 5000 to 9000 होता है। और अर्थ्रोसाइट जिनको हम RBC भी बोलते हैं, 4.5 to 6 मिलियन RBC होती हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन जो होता है हमारी बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। सॉल्यूट्स के अंदर आयंस होते हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, और कार्बोनेट्स आयंस है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट एंड गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स वो प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये होती ग्रेनुलोसाइट्स, पहली 3, ये वाली। पहली 3 क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स है, इनको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। इनको ग्रेनुलोसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन की तरह से इनका साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म बोला जाता है इनको। तो न्यूट्रोफिल के अंदर जो कि सबसे ज्यादा और सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी साइज की होती है, और नंबर सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल का। जो न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं वो अमीबा जैसी होती है, सियोनोफिल भी अमीबॉइड शेप की होती है, बेसोफिल भी अमीबॉइड शेप की होती है। ये इनकी परसेंटेज दी हुई है यहाँ पे, इतने परसेंट में वो प्रेजेंट होती है। और ये वाली जो है लास्ट 2, इनको बोला था ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है? इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेनुलर नहीं होता है, स्मूथ साइटोप्लाज्म होता है। उसमें आती है हमारी लिम्फोसाइट एंड बेसोफिल। जो बेसोफिल जो होती है वो सबसे बड़ी हमारी क्या होती है? सेल्स होती है। तो देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये अमीबा जैसी शेप की होती है। साइटोप्लाज्म देखिए इनका ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर।
तो इनका साइटोप्लाज्म जो ग्रेनुलर है इन सभी का, तो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है। और इनके अंदर खास बात क्या होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें लोब बने होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है 1 2 3, 3 से लेकर के 5 लोब हो सकते हैं, ऐसे लोब न्यूक्लियस होता है। और ये सेल न्यूट्रोफिल सेल जो होती है इतनी छोटी होती हैं कि कई बार हमारी ब्लड कैपिलरी से निकल करके बाहर आ जाती हैं और जहां पे इन्फेक्शन हुआ होता है वहां पे पहुंच जाती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डायापेडिसिस। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि पुलिस चौकी के आसपास कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस वाले अपनी चौकी को छोड़ करके कहा जाते हैं, लड़ाई झगड़ा जहां पे हो रहा होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो पुलिस मैन बोला जाता है या सोल्जर बोला जाता है न्यूट्रोफिल सेल को। दूसरा है इओसिनोफिल्स, इनको एसिडोफिल भी बोला जाता है क्योंकि इनको एसिडिक डाई से हम स्टेन करते हैं, इसलिए इनको एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स भी बोला जाता है। वो एसिडिक डाई का नाम क्या होता है, इओसिन डाई होती है, इसलिए इओसिनोफिल बोल देते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं, और जब भी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तब ये प्रोड्यूस होती है उस एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है बेसोफिल, बेसिक कलर की डाई से, बेसिक डाई से इनको स्टेन किया जाता है, इसलिए इनका नाम रख दिया बेसोफिल। इनके अंदर 2 से 3 लोब हो सकते हैं और ये प्रोड्यूस करती है हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हमारी बॉडी के अंदर किसी कोई रिएक्शंस होती है उनसे बचाने के लिए हमें, या कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में घुस गया है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए ये ऐसे काम करती हैं। ये वाली हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें मोनोसाइट्स जो होती हैं, मोनोसाइट जो होंगी वो लार्ज साइज की होती है, इसके न्यूक्लियस में कोई भी लोब नहीं होते हैं, लार्जेस्ट ब्लड सेल है और इसका फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स इसको दिखता है ब्लड के अंदर तो उसको ये खा जाती हैं, इसकी वजह से इसको मैक्रोप्लिसमैन बोला जाता है। न्यूट्रोफिल को माइक्रोप्लिसमैन और इनको बोला जाता है मैक्रोप्लिसमैन। और स्क्वेंजर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, साफ सफाई करने वाले, कोई भी कचरा दिखेगा मतलब हार्मफुल माइक्रोब्स दिखेगा तो उसको खा जाएंगे। नेक्स्ट ए ग्रेनुलोसाइट्स हमारा लिम्फोसाइट, इनको हम WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। लिम्फोसाइट जो होती है 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम होता है प्लाज्मा सेल बना करके एंटीबॉडी बनाना, और टी लिम्फोसाइट का काम होता है बी सेल को एक्टिवेट करना टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। उसके बाद आती है हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। इनका नंबर जो होता है आरबीसी से कम होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी से इनका नंबर ज्यादा होता है, अबाउट 250,000 इनका नंबर होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये हेल्प करती है हमारी ब्लड को क्लॉट करने में, ये हेल्प करती है। इनकी फॉर्मेशन को बोला जाता है थ्रोम्बोपोइसिस, क्योंकि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थ्रोसाइट्स, जिनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल जो होती है बाई कॉन्केव शेप की होती है, देखो इधर से अंदर की तरफ है, दोनों साइड से ऐसे होती है, डिस्क की फॉर्म में बाई कॉन्केव शेप की होती है, नो न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट द कैमल, रैबिट एंड लेमा। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना, लेकिन खुद एनारोबिकली ये रेस्पायर करती है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम अर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं, और ये आरबीसी की फॉर्मेशन होती है अर्थ्रोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो होता है कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है,
इट कंटेन ओनली प्लाज्मा एंड WBC। इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कि हम ब्लड में से प्रोटीन पार्ट को माइनस कर देते हैं। लिम्फ बनता कैसे है? हमारी ब्लड कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर होकर के ओपन स्पेस में आ जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक स्पेस बोलते हैं। ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही लिम्फ बनता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाता, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेट जो होता है उसी को हम लिम्फ बोल देते हैं। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स इसमें एब्सेंट होती हैं। प्रोटीन आर आल्सो एब्सेंट। काम क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में मिडल मैन का ही काम करता है और मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? देखिए, ब्लड हर जगह तो हमारा पहुंचता नहीं है। जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचता तो ब्लड अपने ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को लिम्फ के थ्रू क्या करता है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को सप्लाई करता है। और टिश्यू क्या करते हैं, अपने वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लिम्फ को दे देते हैं। लिम्फ फर्दर किसको दे देता है? हमारे ब्लड को दे देता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो लिम्फ के अंदर जो वेसल्स होती हैं, इनको लिम्फेटिक वेसल्स बोला जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स आपस में एक पॉइंट पे जाकर के कनेक्ट होती हैं, जिनको लिम्फ नोड बोला जाता है। और उस नोड के अंदर बहुत सारी हमारी इम्यूनिक सेल प्रेजेंट होती हैं। वो इम्यूनिक सेल उसमें से जब भी लिम्फ पास आउट होता है तो उसको क्या कर देती हैं, बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री कर देती हैं। वो सेल उस लिम्फ के अंदर प्रेजेंट माइक्रोब्स को या हार्मफुल एजेंट को मार डालती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल्स होती है मसल टिश्यू के अंदर, जिसको मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। दे हैव स्पेशल प्रोटीन। इनके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो अपनी शेप को चेंज कर दे रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मसल्स टिश्यू है जो अपनी शेप को चेंज कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो टाइप के हमारे पास प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन, जिनकी वजह से हमारी मसल्स अपनी शेप को चेंज कर पा रही है, वो रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है। सार्कोप्लाज्म हैव लॉन्ग फाइन फाइबर्स। उसके अंदर लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है। दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल। जो मसल हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है उनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, और जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे हमारे हार्ट की मसल्स जो है, हमारे ईसोफेगस की मसल्स जो हैं, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं, तो वो मसल्स क्या कहलाएंगी? इनवॉलंटरी मसल्स कहलाएंगी। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। स्टेटिड, अनस्टेटिड एंड कार्डिक। कार्डिक मसल जो होती है हार्ट में प्रेजेंट होती है। अनस्टेटिड मसल्स जो होती है इनको स्मूथ मसल भी बोला जाता है और अनस्ट्रिक्टेड भी बोला जाता है। स्टेटिड मसल्स को स्केलेटल मसल भी बोला जाता है और स्ट्रिक्टेड भी बोला जाता है। स्ट्रिक्टेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। अनस्ट्रिक्टेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर डार्क और लाइट कलर के बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं। तो स्टेटिड मसल्स जो होती है लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड सेल होती है इनके अंदर, शो करती हैं डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स, इसलिए इनको स्ट्रिक्टेड कहा जाता है। वॉलंटरी नेचर की होती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। कॉन्ट्रैक्ट रैपिड, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बट सून गेट फटीग, जल्दी थक जाती है। कहाँ मिलती है? हमारे लिम्स के अंदर, हमारी नेक में, हमारी टंग में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनस्ट्रिक्टेड मसल्स। स्पिंडल शेप की होती है, डार्क कलर और लाइट कलर के बैंड इनमें देखने को नहीं मिलते हैं। इनवॉलंटरी नेचर की होती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं। स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती है बट थकती नहीं है जल्दी से। एलिमेंट्री कैनाल में, हमारी यूरेथ्रा में जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, आइरिस में, आंखों की वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां पर ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्डिक मसल जो होती हैं शॉर्ट सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड सेल होती हैं। और बिटवीन स्टेटेड एंड अनस्टेटेड जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। डार्क लाइट कलर के बैंड दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं दिखाई देते हैं। इनवॉलंटरी नेचर की होते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। दे शो rhythmic contraction and relaxation throughout the life without rest। अगर हमारे हार्ट की मसल्स ने रेस्ट किया तो हम परमानेंटली रेस्ट में आ जाएंगे। कहाँ मिलती है? वॉल ऑफ हार्ट में। देखिए स्ट्रक्चर, कार्डिक मसल्स हैं, सेल हमारी क्या है? ऐसे ब्रांच्ड है।
स्केलेटल मसल्स, डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होती है, पॉइंटेड एंड होता है इनका, और बीच में इनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स के फाइबर्स होते हैं। तो लास्ट हम पढ़ेंगे हमारे नर्व टिश्यू के बारे में। Nerve tissue help to carry message from one part of body to the other and respond to stimuli. स्टिमुली क्या होती है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज, कोई आपका नाम बुला रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सारी चीजें क्या है, स्टिमुली है। इनको फील हम किसकी हेल्प से करते हैं, नर्व टिश्यू की हेल्प से फील करते हैं। जैसे किसी ने कहा आपका नाम लेकर के खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाते हो, वो क्यों, वो मैसेज आपके ब्रेन में गया, आपके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे ईयर के अंदर एक फोनो रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर उस मैसेज को कहाँ भेजता है, हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजता है, और ब्रेन फिर हमारा सोचता है कि क्या बोला, बैठने के लिए बोला, उठने के लिए बोला, तो आप ऐसा करते हैं। इट फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कोड जो हमारे वर्टिब्री कॉलम के अंदर होता है, वायर के जैसा एक, और नर्व्स के अंदर। इट कंटेन नर्व सेल, इन टिश्यू में नर्व सेल होती हैं बहुत सारी, और उनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो नर्व सेल जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, तो सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेल प्रोसेस, उसकी आउटग्रोथ। तो सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूरोप्लाज्म होता है। जैसे हमारा हाथ जो है वो एक नर्व टिश्यू की तरह से है। नर्व, उसके अंदर अगर हम हमारी पाम की बात करते हैं, हथेली की बात करते हैं, तो हमारा क्या है, वो साइटोन या सेल बॉडी है। उसमें से जो छोटी छोटी उंगलियां निकली हुई है, वो उसकी छोटी सेल प्रोसेस है, जिसको हम डेंड्रोन्स बोलते हैं। और हमारी जो कलाई से लेकर के एल्बो तक वाला पार्ट जो होता है, उसको हम एक्सोन बोल सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग सेल प्रोसेस है। और लॉन्ग सेल प्रोसेस में जैसे हमारी एक हड्डी होती है, बोन जो होती है, उसके ऊपर हमारी स्किन है, ऐसे ही हमारी जो एक्सोन जो होता है, लॉन्ग सेल प्रोसेस, उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसको माइलिन सेथ बोला जाता है। देखिए नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, और दूसरी होती है उसकी सेल प्रोसेस। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये पोर्शन जो है, इसको बोला जाता है सेल बॉडी या फिर सोमा। इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो होता है न्यूरोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे नर्व सेल के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है। अब इसकी जो बाहर की तरफ जो ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांचेस, इनको बोलते हैं डेंड्रोन्स, और डेंड्रोन्स की भी फिर फर्दर ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये डेंड्रोन जो होते हैं हमारी नर्व सेल की स्मॉल प्रोसेस होती है, या हम बोल सकते हैं जो हमारा साइटोन जो होता है उसकी स्मॉल प्रोसेस होती है। दूसरी तरफ यहां से लेकर के यहां तक जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, वो हमारी क्या है, साइटोन की लॉन्ग सेल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं, जो उसको चारों तरफ से रैप कर लेती है। और स्वान सेल क्या करती है, माइलिन सेथ प्रोड्यूस करती है। वो हमारे एक्सोन को एक रबड़ की कवर की तरह से चारों तरफ से कवर कर लेती है, ताकि सिग्नल का लॉस ना हो। यहां से जब इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचे तो बीच में इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक ना हो। और जहां कहीं कहीं पे हमारा माइलिन सेथ एब्सेंट रहता है, उस पार्ट को बोला जाता है नोड ऑफ रनवियर, और ये हमारा हो जाता है एक्सोन का टर्मिनल पार्ट। ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट दूसरी नर्व सेल के डेंड्राइट से कनेक्ट होकर के क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। उस लूज कनेक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है। नर्व सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहां तक सिग्नल जो आता है डेंड्राइट तक, वो हमारा आता है केमिकल की फॉर्म में, और केमिकल की फॉर्म में सिग्नल जो आता है उसको ये डेंड्राइट्स उस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल जो होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, उसकी फॉर्म में हमारा एसिटाइल कोलिन जो होता है उसकी फॉर्म में हमारा
केमिकल मैसेज डेंड्राइट तक आता है और डेंड्राइट उस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सॉन क्या करता है? सेंड मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये हमारी सेल बॉडी है जिसको सोमा भी बोला जाता है, साइटोन भी बोला जाता है। इससे मैसेज दूर लेके जाता है, कहां तक? एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाता है एक्सॉन। स्वान सेल के बारे में पहले बात कर चुके हैं। स्वान सेल क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन सेथ प्रोड्यूस करती है और माइलिन सेथ हमारे एक्सॉन को इंसुलेट करता है ताकि सिग्नल का लॉस ना हो। और माइलिन सेथ क्या करता है? एक्सॉन को कवर करता है टू चेक द सिग्नल लॉस। एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? मेक जंक्शन विद अनदर सेल एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भूपेंद्र बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।